अस्सलाम वालेकुम आईकॉम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 और पेज नंबर 163 है। रियल इनकम एंड मनी इनकम हम पढ़ रहे थे। और जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए ये पेज नंबर 280 है। और इसमें हम पिछले टॉपिक का आखिरी वाला पढ़ रहे थे। इट्स लेक्चर 19 पार्ट 2। ठीक है। और हम इसमें बता रहे थे कि जो रियल इनकम या हकीकी आमदनी और जो ज़र्री आमदनी होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। अगर सिर्फ कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपने कीमतें बढ़ जाने से हम ये नहीं फ़र्ज़ कर सकते कि इस मुल्क की हकीकी आमदनी बढ़ गई, क्योंकि हकीकी इजाफ़ा उस वक्त ही होगा जब अशिया व ख़िदमात यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफ़ा होगा किसी मुल्क में। अगर साथ साथ किसी मुल्क में आपने एक साल में, जैसे कि ये देखिए 2002 में कौमी आमदनी का साल है, 500 अरब रुपए की चीज़ें हैं। ज़री आमदनी 500 अरब रुपए है, 100 रुपये मेयार है, कीमतें जो हैं वो 100 रुपये पे हैं। तो आप इसको 500 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 500 रुपीज़ की एक्चुअल आमदनी या रियल इनकम आएगी। लेकिन 2008 में आपके पास, क्योंकि कीमतें जो हैं वो डबल हो गई हैं, उन्हीं चीज़ों की कीमतें डबल हो गई हैं, 200 हो गई हैं, तो आपके पास 1000 अरब रुपए आमदनी आ गई है। आप उसको करेंगे, लेकिन आपके पास जब हकीकी आमदनी आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल 500 ही है। इसका मतलब है कि कीमतों में इजाफे की वजह से आपको ज़र्री आमदनी या नॉमिनल इनकम में इजाफा नज़र आता है, लेकिन रियल इनकम में आपका इजाफा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा इसकी बतानी थी, इस टेबल को बताना था कि रियल इनकम और मनी इनकम में क्या फ़र्क है। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। और इसको आपने क्योंकि समझ लिया है तो आपने इसको लिखना है कि अशिया ख़िदमात की मालियत में इजाफ़ा अगर होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि कौमी आमदनी में भी हकीकी इजाफ़ा हो गया, क्योंकि बाज़ का सिर्फ कीमतें बढ़ने या घटने से ही कमी या बेशी आ सकती है। तो आपने असल जो यानी कि मेजरिंग रॉड है या जहाँ जिससे आप नापेंगे कि आमदनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, वो आपकी हकीकी इनकम ही है मुल्क की। नॉमिनल या ज़र्री आमदनी तो कीमतें घट जाएंगी, जैसे कि ये 100 है तो ये 50 अगर हो जाती हैं तो आपकी हकीकी आमदनी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखें कि आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वो अशिया ख़िदमात की मिकदार जो है वो तो कोई नहीं घटेगी नहीं, लेकिन आपकी ज़री आमदनी कम हो जाएगी, वो 250 रह जाएगी। देखने में वैसे लगेगा कि कम हो गई आमदनी, लेकिन आपकी हकीकी आमदनी उतनी की उतनी ही होगी, क्योंकि ये कीमतें जो 50 हो गई हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने हकीकी आमदनी को मेयार रखना है नापने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो 19 का पार्ट 2 आ रहा है, वो आ रहा है। अब आप देखिए कि कौमी आमदनी के पैमाइश के तरीके, ठीक है, ये हम इसको अब इंग्लिश से मैं देख लेते हैं हम कि मेजरमेंट के मेथड क्या है, कि आपने नापनी कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और इसमें आपको बहुत केयरफुल और मतलब टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। अब आप देखें, प्रोडक्ट मेथड है एट मार्केट प्राइस, कि जितनी भी मुल्क में प्रोडक्ट पैदा हुई है, चाहे इनकम वो प्रोडक्ट्स हैं चाहे सर्विसेज हैं, उनकी आपने प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप मालूम कर लें। फिर इनकम मेथड है कि इनकम मेथड सम ऑफ टोटल ऑफ रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को कितने मुआवजा मिला है, ठीक है, लैंड की क्या इनकम हुई है, रेंट मिला उसे, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिला है,
वेजेस कितनी गई हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं, उन सबको जमा कर लें, ये इनकम मेथड हो जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर मेथड कि एक मुल्क में अखराजात कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले वाला मेथड देख लेते हैं। वो उसको डॉक्टर मार्शल ने एज़ यूजुअल सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब सारी एग्रीगेट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, जमा शुदा मजमुआ, ये यानी कि गुड्स और सर्विसेज का जो मजमुआ है उसको आप अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके और कैपिटल एक साल में जो पैदा करता है एक मुल्क, वो नेशनल इनकम होती है। आई रिपीट, एग्रीगेट यानी कि किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम क्या होती है, उसके ज़राए पैदावार जो कुदरती हैं और कैपिटल इंसान पैदा करता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज खुदा ने हमें दिए हुए, कैपिटल इंसान ने बनाया हुआ होता है। तो नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक साल में एक मुल्क गुड्स और सर्विसेज की जितनी तादाद पैदा करता है कम, उसके मजमूए को नेशनल इनकम कहते हैं। अब टोटल गुड्स और सर्विसेज को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अब इसमें नेशनल इनकम में हमारे पास क्या आना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आनी चाहिए, ज़राअत से शुगर केन होगी, कॉटन होगी, ये सारा आपने सारी फसलों का हिसाब किताब ले लिया। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले ली, टेक्सटाइल, मशीनरी, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। फिर प्रॉफिट्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को कितना मुनाफा हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को, शिपिंग कंपनी को, ये सब आपने कैलकुलेशंस में करनी है ताकि आपके पास नेशनल इनकम का हिसाब आ सके। तो नेशनल इनकम जो है वो गुड्स और सर्विसेज की कीमतों मार्केट प्राइस पर उसके एग्रीगेशन का नाम है। अब इनकम ऑफ द इंडिविजुअल हु प्रोवाइड सर्विसेज, उनकी इनकम भी शामिल की जाती है, जो कि अब आप देखिए कि ये हम जैसे देखते हैं कि गुड्स हैं और उनकी टोटल प्रोडक्शन लिखी हुई है, मार्केट प्राइस है उनकी, ठीक है, और टोटल वैल्यू। अब वीट है वो 10 लाख मॉन्ड्स पैदा हुई है एक किसी मुल्क में, 300 उसकी प्राइस है पर मॉन्ड, यानी कि एक मन की कीमत 300 है, तो 30 करोड़ रुपए बन गए, ठीक है, टोटल वैल्यू इन करोड़ है। राइस की इसी तरह आपने मालूम कर ली, घी की। फिर सर्विसेज में डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स ने जो दिए, तो आपने 5,000 इंडिविजुअल जैसे काम कर रहे हैं तो उनकी 1 लाख रुपए पर हेड तनख्वाह है, और टीचर्स की 50,000 रुपये है, लॉयर्स की 60,000 रुपये है। तो आप उनको उनकी नेशनल इनकम लिखते हैं कि कितनी कितनी उन्होंने पैदा की है। तो आप इन सब को जब जमा करेंगे तो 30, 50, 20, 5, 105, 100, 205 और फिर ये वाले जो हैं ये भी आप जमा करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएंगे 105 और फिर ये 130, तो 235 आ गया। अब प्रिकॉशन इसमें क्या करनी पड़ेगी आपको, क्या इसमें ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल ये रखना होगा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है। डबल काउंटिंग आपने इसको, क्योंकि एक चीज़ जो होती है ना वो एक जगह पर आप उसकी कीमत काउंट कर लेते हैं, फिर जब वो कोई और शक्ल में ढल जाती है, जाहिर बात है, आप जैसे कि गंदम है वो हम गंदम ही की शक्ल में नहीं खाते हैं, हम उसको पीस के रोटी बना के और खाते हैं। अब जैसे कि गंदम जब उगाई जाती है तो जितने मन पैदा हो उसको मल्टीप्लाई करें उसकी मार्केट प्राइस से, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप उसको पीसते हैं तो पीसने के चार्जेस डालकर तो आटा जब बनता है तो उसकी और प्राइस होती है। अगर हम 1 मन आटे की कीमत जो है वो 1 मन गंदम से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वैल्यू ऐड हुई है ना उसमें। वैल्यू ऐड का मतलब है कि उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और उसकी शक्ल भी बेहतर हुई है, खाने के काबिल हुई है, इस्तेमाल के काम। फिर उसके बाद वो तंदूरों पे चले जाता आटा, वहाँ पर वो रोटी बनती है, फिर उसके अंदर ऐड होती है वैल्यू और फिर वो खाने के काबिल होती है, क्योंकि आटा नहीं खाया जा सकता, उसकी पकी हुई रोटी खाई जाती है। तो आपने ये देखना है
कि नेशनल इनकम के मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में डबल काउंटिंग ना हो जाए कि आप गंदम की भी काउंट कर रहे हैं, आप आटे की भी कर रहे हैं, आप रोटी भी की कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी बहुत ज़्यादा नेशनल इनकम आ जाएगी। आपने वैल्यू एडिड को ही करना है। इसको समझने के लिए आप ये वाला टेबल देखिए, देखें जैसे कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब जो हमारे पास लकड़ी होती है, रॉ वुड, जब आप काटी जाती है, फर्ज कीजिए कि एक लकड़ी का बड़ी लकड़ी का लॉग जिसे हम कहते हैं, लॉग उर्दू में इसको लकड़ी का बड़े जैसे कि दरख्त का पूरा तना जो होता है उसे लॉग कहा जाता है। तो जो लॉग है वो फ़र्ज़ कीजिए 10,000 का है, तो उसकी वैल्यू भी 10,000 है, ठीक है। लेकिन प्री फर्नीचर जब हम उसकी सीजनिंग कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि उनको काट के ना रखा जाता है और 2-2 3-3 साल के बाद वो इस काबिल होती है। प्री सीजनिंग जब की जाती है तो उसकी वैल्यू फ़र्ज़ कीजिए उसी की 15,000 होगी। तो असल में आपने उसमें ऐड क्या हुआ, 5,000 उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ। फिर जब वो फर्नीचर की शक्ल में ढल जाता है तो 25,000 का हो जाती है। 10,000 की चीज़ 25,000 की हो जाती है। तो इसमें वैल्यू ऐड कितनी हुई, 10,000। अब आप इनको जमा करेंगे तो आपके पास 25,000 आएगी नेशनल इनकम। अगर लेकिन आप इनको ही जमा कर देंगे तो ये डबल काउंटिंग क्योंकि हो रही है, तो आपके पास नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड या बढ़ी हुई नज़र आएगी 50,000 की। आपने हमने इस चीज़ को अवॉइड करना होता है कि डबल काउंटिंग ना हो। फिर हमारे पास दूसरी होती है कि जो हॉबीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, हमारी अपनी शुगल होते हैं उनके लिए जो करते हैं, जैसे हम वेजिटेबल अपने घर में उगा लेते हैं, अपने घर में चिकन हमने पाले होते हैं, कोई पेट्स रखे होते हैं कि इनसे मीट ले लेंगे, या कोई एनिमल पाला हुआ होता है कि इसके मिल्क ले लेंगे, वो सब इसमें नहीं काउंट होंगे। फिर अनपेड सर्विसेज कि आप घर के लिए जो खिदमात अंजाम देते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने घर की खुद ही बिजली ठीक कर ले, एक ख़ातून खुद ही ड्रेस बना ले, सारे स्वेटर वगैरह बुन ले, फूड पकाएं, ये तो सब कर रही होती हैं और ये सब इसमें नहीं शामिल होते। इनडायरेक्ट टैक्स आप देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी, आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं वहाँ एक्साइज ड्यूटी होती है जो आप बिल के साथ आती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए आपका 10,000 बिल है ना, तो एक्साइज ड्यूटी का अगर 10% रेट है तो 10,000 के ऊपर आ जाएगा, कितना बिल आ जाएगा, 10,000 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी, हाँ 1,000 आ जाएगी। और सेल्स टैक्स जैसे कि आप लेने जाते हैं कोई टूथपेस्ट, शूज़ लेने जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 10,000 के आप जूते लेते हैं और उनके ऊपर 17% टैक्स है, तो आपको 1,700 उसके ऊपर लग जाएगा टैक्स, तो वो 11,700 के हो जाएंगे। तो आपने जो 1,700 है ना, उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। फिर है नेशनल इनकम ऑफ फैक्टर्स कॉस्ट के इनकम मेथड इसे कहा जाता है। ये वाला प्रोडक्ट मेथड था, ये इनकम मेथड, कि आपने जितने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसे दिए जा रहे हैं उनको आप जमा कर लें, ठीक है। तमाम लोगों ने जो इनकम्स हासिल की हैं उनको आप जमा कर लें तो आपके पास इनकम मेथड से आ जाएगा। देखिए, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, दे रिसीव देयर रिवॉर्ड्स इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। अगर हम इन सब को जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। अब लोग जो हैं, रेंट क्या होता है, उसमें लैंड का जो रेंट होता है, प्रॉपर्टी हाउसेस होते हैं। लोग फिर किससे पैसे कमाते हैं, मजदूरियां हासिल करके। लोग कैसे, अपने जो लोन होता है लेते हैं या बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर अर्निंग ऑफ एवरी टाइप ऑफ बिज़नेस, मुख्तलिफ बिजनेसेस से कमाते हैं।
अब आप इन सब आमदनियों को जमा करेंगे तो आपके पास इनकम मेथड से आपके पास आ जाएगा, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, आर डब्ल्यू इंटरेस्ट एंड पाई। अब इसके लिए भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ना पार्ट 2 का टाइम ख़त्म हो रहा है। हम इंशाल्लाह अब लेक्चर 20 करेंगे और उसमें ये प्रिकॉशंस करेंगे। थैंक यू।